बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। और आज जिसे हम जर्नलिज्म में कहते हैं कि खंबा ड्यूटी करके आए हैं मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर। एक तो माहौल क्या था, बाहर बातें क्या हो रही थी, क्योंकि टीवी पर जो आ रहा था वो आपके जरिए आ रहा था। मौलाना जो है वो मान चुके हैं, क्या सेंस आपने ली जो बिलावल से उसकी गुफ्तगू हुई मौलाना की। और दूसरी जानब कैबिनेट का इजलास, सेनेट का इजलास, कौमी असम्बली का इजलास, वो नंबर्स पूरे हो गए हैं बज़ाहिर, क्योंकि कुछ चीज़ें उमर अयूब साहब कह गए हैं, कुछ बैरिस्टर गौहर ने। गेम पीटीआई के हाथ से निकल गई है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मेरे ख्याल में गेम शुरू से ही पीटीआई के हाथ में नहीं थी। आपको याद है अदम एतमाद वाली रात क्या हुआ था? जी, यानी मुझे बिल्कुल ये उसकी ना वो रिपीट टेलीकास्ट चल रही है, लेकिन मकसद सिर्फ डिफरेंट है। उस वक्त भी काम आइन ही था अदम एतमाद के ऊपर अमल दरामद करवाना, आज भी काम आइन से ही मुतल्लिक है। काम दोनों आइन वाले हैं, लेकिन सिर्फ ऐन वाले हैं। ऐन वाले, लेकिन थोड़े से ना उसमें वो क्या कहते हैं किरदार, वो आप समझेंगे वो तब्दील हो गए हैं। और उस वक्त भी आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत उस वक्त भाग दौड़ कर रही थी, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि पीटीआई के सारे इत्तेहादी टूट गए। यही हुआ था। एमक्यूएम देख लें, बाप पार्टी देख लें, अख्तर मैंगल साहब को देख लें, जितने भी दीगर उनके साथ छोटी जमातें थी, सारे अलग हो गए थे। यहाँ पर भी आप देख लें, यहाँ तक कि बल्कि आपको याद है एक प्रोग्राम में गलबन काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कहा था बैरिस्टर गौहर खान साहब ने, उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी राब्ते में, बल्कि रऊफ हसन साहब ने भी बाद में कहा कि मुस्लिम लीग नून के कुछ 7 या 8 लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ राब्तों में हैं, और वो अदम एतमाद, वो जब आईनी तरमीम पेश होगी तो वो वोट नहीं डालेंगे। लेकिन आज इस वक्त जो आपने जो बात की कि तकरीबन कोई 7 से 8 लोग हैं, जो उमर अयूब साहब ने कहा है, 7 लोग उन्होंने कहा, 2 सेनेटर, 2 सेनेटर, लेकिन मेरी फैसल और सेनेटर जरका का जी उन्होंने नाम लेके जी, और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि 2 सैफुल्ला जो है मुमकिन तौर पे वो भी मशकूक है। जी, वो तो पहले हम स्टोरी कर चुके। जी, सैफुल्ला अबड़ो साहब भी और सैफुल्ला नियाजी साहब, ये दोनों भी मशकूक और ये है। सेनेटर फैसल वही हैं जिनको टिकट दिलवाया था शाह फरमान ने। जी, और जिनके बारे में मुबैना तौर पर कहा जाता है कि वो भी छोड़ के चले गए थे, अचानक फिर वापस आ गए। आपको पता है शाह फरमान साहब। तो ये देखें कि ये 4 सेनेटर बन जाते हैं। और मुझे इतला आज ये मिली है, चूंकि मौलाना के डेरे पर थे हम, तो वहाँ काफ़ी सारे दीगर साफ़ी दोस्त भी थे, उनके साथ भी गपशप हुई, उनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की। तो वहाँ पर पता चला कि पीटीआई के मुमकिन तौर पे कौमी असम्बली के 11 लोग इस आइनी तरमीम के हक में वोट दे सकते हैं। इसका मतलब आईनी तरमीम तो मंजूर होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये गेम शुरू से ही पीटीआई के हाथ से निकल चुकी थी। मुझे 3 दिन पहले किसी ने कहा, जब परसों रात की बात है, जब पहली बार यहाँ सेनेट में पेश करने की कोशिश की गई थी, मुझे उस वक्त किसी ने कहा कि ये जो हुई है ना, मौखिर हुआ है, इसमें नंबर गेम इनके साथ इनके पूरे हैं। मौलाना साहब हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड हैं, और मौलाना साहब पीटीआई को सिर्फ इस हद तक राजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई भी अगर ऑन बोर्ड हो जाती है तो फिर ये एक तरह से मुतफ़िक़ा चीज़ें करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी शराइत इसमें दरमियान में है जिसके ऊपर हुकूमत नहीं मानी। और उसमें सबसे बड़ी कौन सी ऐसी मुसीबत है जो इस वक्त हुकूमत को तंग कर रही है, वो एक है, और वो है मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना। ये इस वक्त इस पूरी जस्टिस मुनीब भी जी, तो ये इस वक्त हुकूमत ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने। उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर उनके साथ मामलात उनके कुछ तय हो सके। यस प्रोग्राम। अब यहाँ पर अहम जो किरदार बनता है वो बनता है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का, कि क्या याहिया अफरीदी साहब इस सारी सिचुएशन में हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड होते हैं, या वो अपने नाम की जब उनकी तजवीज़ दी जाती है तो वो उसको नज़रअंदाज करते हुए वो कहते हैं जी कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनूंगा, ये आईनी तरामीम दुरुस्त नहीं है, इसलिए मैं रिक्यूज़ करता हूँ। तो उसमें भी आप देख लें कि अंदर बंदोबस्त उन्होंने कर दिया है। जो शिक है ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री वाली आर्टिकल 175A के अंदर जो नई तरमीम की जा रही है, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि अगर कोई जज चीफ जस्टिस बनने से रिक्यूज करे तो फिर कमेटी अगले सीनियर तरीन जज को उसमें शामिल करे, चौथे नंबर वाले को, तीसरा निकल जाएगा, चौथा आ जाएगा। और चौथा तो कौन है? चौथा कौन है? जस्टिस अमीनुद्दीन। मुल्तान के नगीने, तो वही है ना, मुल्तान के नगीने ही कहते हैं उन्हें।
हामिद खान साहब ने उन्हें चमचा कहा। चले जी, वो उनका एक सियासी आपस में है, तब कोई तो वो कर सकते हैं, हम तो एज अ रिपोर्टर ये नहीं, बात मैंने नहीं हामिद कर खान सकते। साहब का जी जी, वही बात है, वो कर सकते हैं, हम तो नहीं। हमारे लिए ये है कि वो मुल्तान के नगीन है जरूर है, और वो अगर आ जाते हैं तो फिर करामत मुगल साहब आप यूं समझें कि वो काजी फायज ईसा अल्ट्रा प्रो मैक्स जाकर वो साबित होंगे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि याहिया अफरीदी साहब को चाहिए कि कड़वा घूंट पी ले हाँ, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान आप ही बन जाए। आपके होते हुए शायद कुछ ना कुछ बेहतरी की उम्मीद हम फिर भी कर सकते हैं। सही। और बेहतर तो ये है कि इसके बाद देखें कि वकला तहरीक शुरू होती है या नहीं। मैंने इसके ऊपर एक पूरा ट्वीट मैंने लिखा था और मैंने ये कहा पूरा था, ट्वीट लिख दिया। हाँ पूरा भाई सही तफसील करके इन इन लम्हा गर्जे सी तो यार, मैंने पूरा मैंने ट्वीट उसमें लिख यार हद है वैसे। मैंने उसमें ये कहा था कि 2007 में जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब वैसे को, आज की रात बड़ी कातिल है वैसे ओ आपस की बड़ी बात बड़ी है। आज रात, वैसे हम भी 2 बजे तक जाग रहे हैं लेकिन हम पी नहीं रहे, जाग जरूर रहे हैं। तो वो मैंने उसमें कहा था कि 2007 में जब इफ्तिखार चौधरी साहब को सैक किया गया था ना, तो उसके बाद देखें कि नया चीफ जस्टिस भी बन गया था। तकरीबन 1.5 साल तक अब्दुल हमीद ब्रोकर साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे थे, उन्होंने फैसले भी दिए, सब कुछ दिया। उसके बाद वकला तहरीक चली, वकला तहरीक चलने के बाद इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उस सारे प्रोसीजर को रिवर्स किया और उसके बाद देखें कि इफ्तिखार चौधरी साहब दोबारा से वो रिस्टोर होकर दोबारा चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने। एक प्रेसिडेंट ऑलरेडी हमारे सामने मौजूद है। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि दोस्ती का पता कब चलता है। इसी तरह के क्राइसिस में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्ला साहब, काजी फायज ईसा साहब, वैसे काजी फायज ईसा साहब ने तो पीठ में छुरा नहीं घोंपा, उन्होंने तो सीधा सीने में ही वार किया है और अपने दोस्तों को आज भी किया है, आज भी किया। जी जी, आज Explanation और कार्ड यार की। मैं कह रहा हूँ कि फफे कुटनी सांस होती है ना, कसम खुदा की यही हाल इस वक्त काजी साहब। और यार आप जा रहे हैं बड़े इज्जत के साथ, मान के साथ, केड़ी इज्जत यार अभी भी जो उनके पास है तो वो जो यार जो आप उनके पास है देखें- वो इज्जत है। देखिए हामिद खान साहब के हवाले से हमें पता चला, जब हामिद खान साहब ने यहाँ इस्लामाबाद के कन्वेंशन, वो वकला 7 कन्वेंशन अक्टूबर में को। 7 अक्टूबर को वो कन्वेंशन में उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की और काजी साहब को बिकाऊ माल कहा था। तो जरा कहते हैं कि काजी साहब ने जरा मसलियत वाला पैगाम भिजवाया कि मैं जो है ना वो मजीद किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा या हाँ, कोई उस दिन ऐसी कोर्ट में भी ऐसा हाँ, हुआ। तो हम मैं तो नहीं ये चाहता, तवक्को कर रहे थे हाँ सींग तो मैं फंसेंगे। हाँ मैं जो है ना वो रिटायर होना चाहता हूँ और जरा बाइज्जत तरीके से रिटायर होना चाहता हूँ, बकौल उनके जो जो वो समझते हैं। तो बहरहाल वो रिटायर अब हो रहे हैं और इसी वजह से आप देख लें कि हामिद खान साहब उस दिन गए थे और किसी किस्म की कोई बहस तकरार कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं हुआ। और अमूमन ये होता है कि काजी साहब के अगर कोई दरखास्त वापस भी नहीं लेते, क्यों वापस ले रहे हैं, हाँ। दायर क्यों की थी, नहीं तो अब उस ये दिन भी वापस कहा नहीं, हाँ कि आप अकेले वकील हैं। पहले वकील। तो ये देखे ना कि उससे हमें पता चलता है कि काजी साहब भी शायद अब टकराव वाली पोजीशन में नहीं है। नहीं, आज भी बताए ना इसका जवाब का टकराव वाली पोजीशन नहीं है। तो जस्टिस मंसूर की एक्सप्लेनेशन उन्होंने आज पूछी है देखिए कि ये मैं कैसे आपने वजाहत मैं कर यही दी। कह रहा हूँ कि यार उसके ऊपर पहले भी ये सारी बात हो चुकी। जस्टिस मंसूर अली शाह पहली जो वजाहत आई थी ना 14 सितंबर को, वो हमने फिर पता किया तो पता चला कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सेक्रेटरी ने आईटी डिपार्टमेंट को कहा था कि ये वजाहत है, ये आपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर वो दी ना कैसे कर सकते वो हैं? ना, सीधे यार जज- 8 जजेस का फैसला है हाँ। तो उसके ऊपर वो कैसे इनकार कर Dictatorship सकते। हाँ तो ये अजीबो गरीब, फिर वही बात कि काज लिस्ट क्यों नहीं आई होगी और ये फजूल चीजें हैं। यार आप रिटायर हो रहे हैं, अच्छे सलूक में अच्छे माहौल में जाने की कोशिश करें, जो आपको कुछ पीछे कुछ रह गया है अपना वो मालो मता जो है वो संभालें और घर को जाएं। क्या बिला वजह की जो है ना वो आप उलझनों में पड़ रहे हैं और दूसरों को भी बिला वजह मुश्किल में डाल रहे हैं। बहरहाल हालात करामत मुगल साहब डिपेंड करते हैं सारे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के ऊपर। जैसा मैंने कहा कि 2007 में भी अगर 1.5 साल के बाद एक चीफ जस्टिस रिस्टोर हो सकता है, वकला तहरीक चल सकती है, इतना बड़ा क्राइसिस हो सकता है, तो फिर मंसूर अली शाह साहब भी रिस्टोर हो सकते हैं। लेकिन उसमें फिर जिम्मेदारी ये आती है कि जस्टिस याहिया अफरीदी बतौर जज एक अपराइट किस्म के, वो कहते हैं ना कि हम उनके ऊपर ये तनकीद करते हैं, तंज भी बल्कि करते रहे हैं कि यार हर बार एक नया इख्तलाफी नोट, हर बार एक नया इख्तलाफी नोट, खुद को पत्नी दूसरों से अलग थलग साबित करने के लिए इजाफी नोट भी और इख्तलाफी नोट भी। अभी मखसूस नशिस्तों में भी देख लें इख्तलाफी नोट डाला तो उसमें भी देखें कि आपने अगर देना था तो फिर मंदोखेल साहब और काजी साहब के साथ मिल जाते, नहीं उनसे भी आपने अलग दिया, यानी कि 2 जजेस से वक्र एक आपका इकलौता इख्तलाफी नोट है। तो मुख्तलिफ आप नजर आने की अगर कोशिश करते हैं तो अब आपका असल इम्तिहान होगा। अब इस सूरत हाल में कि क्या आप भी इस ओहदे के लालच में आप बैठ जाते हैं, जैसे आपने एक बात की किसी कि ग्रुप का भी तो हिस्सा नहीं है, काजी साहब का हिस्सा थे ना, हाँ। फिर पीछे क्या रह जाता, छोड़ें।
तो मुझे ये बताएं कि आपने जो बात की ना कि उनके 5 साल रहते हैं, तो वो चीफ जस्टिस बन के 5 कब साल क्यों मैंने जाए? कहा? ऊपर आप ऑफिस में कह रहे थे। तो देखें, उसमें मसला ये है कि अगर तो बन जाते हैं ना अमीनुद्दीन साहब और ये रिक्यूज कर जाते हैं, तो मुझे बताएं कि अगली बार क्या इनको कंसिडर किया जाएगा? अभी तो इनके पास ऑप्शन है कि ऊपर 2 वाले वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इनकी नहीं तो इनकी लॉटरी लग सकती है। अब क्या इस आईनी तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट से कोई मैसेज आ सकता है, कोई फुल कोर्ट की कॉल आ जाए कि ये हो क्या रहा है? कैसे हो सकता है कि ये सब कुछ जो 25 के बाद चेंज आना है उससे पहले जानबूझ के ये सब कुछ किया जाए? क्योंकि ख्वाजा आसिफ के, बिलावल भुट्टो के बयान रिकॉर्ड पड़े हैं कि 25 के बाद हम ये आईनी तरमीम नहीं कर सकेंगे, इलेक्शन खुल जाएंगे, हमें घर जाना पड़ेगा। ये तो देखें, सारा ये सारी चीजें तो ओपन हो चुकी हैं। सिंध हाई कोर्ट के पास एक ऐसा ऐसा मौका था जब उन्होंने केस के ऊपर समाअत की थी, लेकिन उसमें भी कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं की। आईनी तरमीम अभी पेश नहीं हुई तो हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। और भाई जब कार्रवाई हो जाएगी, हाई कोर्ट जो है वो एक तरह से क्या कहते हैं उसको, कि वो ऑपरेशन करके मर्द को नामर्द बना देते हैं ना, तो ये हाई कोर्ट भी उससे भी बीमारियां भी ना कसम है। नहीं, हाई कोर्ट से इख्तियारात वापस, सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात वापस, आप बन जाएंगे सिविल कोर्ट, ना आपके पास आईनी दरखास्त आ सकेगी, ना आप सुन सकेंगे, तो फिर आपने कौन से बैठ के तीर मारने हैं? सारी चीजें अगर फर्ज करें चली जाती हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि मुझे अभी भी ये शक है कि अब ये मुसवदा कहीं 15 सितंबर वाले कहीं सामने ना आ जाए। असल किसी ने नहीं देखा वो। असल किसी ने नहीं देखा। मुझे नून लीग के एक इंतहाई करीबी शख्स ने ये कहा कि भाईजान जो कुछ इस वक्त स्पेशल कमेटी के अंदर हो रहा है ना, सब नजर का धोखा है। जिस वक्त सेनेट का या कौमी असम्बली का इजलास, जिसमें भी पहले वो मुसवदा पेश किया जाएगा, जिस वक्त ये पेश किया जाएगा, एक लिफाफे में आएगा, वहीं पे खोला जाएगा, वहीं पे दिया जाएगा, उस वक्त किसी को पता नहीं होगा कि इसके अंदर कौन कौन से वार्ड किसको मिलने लगा, और कुछ भी नहीं पता चलना। और ये देख लें कि जब सेनेट से एक बार पास हो गया, उसके बाद जो मर्जी मुसवदा देखने के बाद पीटीआई या पीटीआई ने तो वोटिंग देनी नहीं है, करनी नहीं है, उन्होंने तो बाइकआउट कर दिया। जेयूए पाकिस्तान वोट कर देगी ऐसे। देखें, मेंगल साहब को तो पूरा सब कुछ यकीन है कि वोट करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त असम्बली का इजलास होगा, 2/3 अक्सरियत होगी, कम से कम 224 से तो ज्यादा ही, 224 तो होंगे ही होंगे ना लोग। कुछ पीटीआई के भी मेरे लिए 231 वोट कर लो, लेकिन हाँ 231 ही होंगे, इतने ही होंगे बिल्कुल, क्योंकि 11 जो इतलात आ रही हैं वो पीटीआई के भी बनने वाले। जी जी। तो मुझे बताएं कि 231 लोग हों, 5-10 बंदे पीटीआई के भी बैठे होंगे जो शोर शराबा करेंगे। तो एंड टाइम पे आएंगे, चले जब भी आएंगे, शोर शराबे वाले 8 होंगे। जी जी। उनमें से एक भाग गया, जैन कुरैशी। अब अल्लाह जाने के वो उनके भी क्या मामलात हैं। बहरहाल उनके वालिद साहब की जितनी बड़ी सियासी जिद्दोजहद है, मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए था, दबाव बर्दाश्त करना चाहिए था। बहरहाल देखते हैं कि इस हवाले से क्या सूरत हाल बनती है, क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन अहम चीज करामत मुगल साहब ये है कि इतने लोगों की मौजूदगी में, फर्ज करें, मैंने वैसे 84 तरामीम शिकों वाला भी मैंने सुना हुआ है कि कोई मुसवदा है, 84 आईनी तरामीम वाला मुसवदा। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, मुझे 54 वाला, 54 वाला ही आ रहा है, 54, चलें 54 वाला ही आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैंने सुना है कि एक 84 शिकों वाला भी है। मुझे एक बात बताएं करामत मुगल साहब, गुज़श्ता कम अज़ कम 10 साल से राहील शरीफ साहब के दौर से मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ, फौज ये बार बार कह रही है कि 18वीं तरमीम में से कुछ शिकें जो वो क्या कहते हैं पीपल्स पार्टी उस पे नहीं मानती, एनएफसी अवार्ड से मुतल्लिक या इस तरह की दीगर जो चीजें हैं, के पास जो बैंकों के इख्तियारात हैं, टैक्स कलेक्शन वाले मामलात हैं, वो सारे वो सूबों से वापस मरकज को दिए जाए। मुझे लग रहा है कि ये जो 84 शिकों वाली होगी ना, अगर ये इसी तरह की चीज आती है तो फिर बहुत सारी चीजें करामत मुगल साहब रिवर्स होंगी। पीपल्स पार्टी को भी सरप्राइज मिलेगा, बिलावल साहब को भी मिलेगा, मौलाना को भी मिलेगा, हर किसी को मिलेगा। और जिस वक्त मैंने कहा कि जब मुसवदा वहां मौके पे आके खुलेगा ना, उस वक्त शोर शराबा होगा, ये ऐसे शेख है, ये ऐसे यस और ना पूरा दिन यही होगा। कितने घंटे गुजारे हैं मौलाना के घर के बाहर? मैं दोपहर को गया था और तकरीबन अभी आपके सामने जिंदगी की सबसे लंबी ड्यूटी। नहीं, इससे पहले हमने 48 घंटे की भी की हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं सेंस क्या, जिस्ट ऑफ द डे किस चीज को कहेंगे कि मौलाना के घर पे ये फैसला हुआ है, इसकी मुराद पूरी हुई है, ये नामुराद लौटा? यार देखें, जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना अब रात को, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने मौलाना साहब के देखा है, वैसे थकावट भी होगी, मैं यही कहने लगा था। एक तो बुजुर्ग हैं, लेकिन उसमें नुमाया जो है ना बिलावल के दांत सबने देखे। देखें, बिलावल इस वजह से खुश हैं क्योंकि बिलावल का सिर्फ एक मकसद है, और वो क्या है, वजीर आजम की शेरवानी पहनना। और बिलावल साहब इस वक्त किसी भी कीमत पर वजीर आजम बनना चाहते हैं। हम इससे पहले भी ये बात शायद कर चुके हैं कि आसिफ जरदारी साहब की एक ख्वाहिश है
और वो ख्वाहिश ये है और उस ख्वाहिश का इजहार वो इस्टेब्लिशमेंट से कर चुके हैं कि मेरी ज़िंदगी में मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा वज़ीर आज़म बने। और इसी वजह से कोशिश यही हो रही है कि पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मेरे ख्याल में अगर NFC अवार्ड वाला मामला भी यहाँ पर अगर कहीं पीपल्स पार्टी के सामने रख दिया गया ना, तो शायद पीपल्स पार्टी वहाँ से भी थोड़ा सा बैक मार जाएगी और उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं से वो इस्टेब्लिशमेंट की हाँ में हाँ मिला देगी। क्यों? क्योंकि बिलावल को वज़ीर आज़म बनना है। और मेरी इन्फॉर्मेशन ये है, शेरवानी जी पसंद है। मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये बिलावल की असाइनमेंट उसको दी गई थी कि अगर आप आईनी तरमीम मंजूर करवाएं, कोशिश करें, लॉबिंग करें, लोगों को ऑन बोर्ड लें, तो हो सकता है कि आप लीडर बनाने की देखिए कोशिश हो पिछले रही है। 2 महीने से आप देख रहे हैं, सबको कनेक्ट करें, आप जी, उनको लीड करें। आप देख रहे हैं पिछले 2 महीने से शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चल रही थी कि ये अच्छे वजीर तो आजम नहीं उसको है। क्या फर्क पड़ता है? शहबाज फर्क शरीफ नहीं को पड़ता, मैं कह रहा हूँ कि बिलावल का रास्ता साफ किया जा रहा था। आपको पता है नवाज शरीफ नहीं है यहाँ पे, वापस जी। लाहौर जा चुके नहीं, वो तो जब कौमी असम्बली का इजलास होगा तब आएंगे ना। हाँ, जब आप उनको हमारे छोटी दोस्त होगी। कुछ कह रहे थे, मैंने कहा वो आज चूंकि सेनेट का इजलास था और सेनेट में भी आज भी देख लें कि वो चीज़ पेश नहीं हो सकी, अब कल पे गई है और कल भी सेनेट कंफर्म है कल 11:30 की बजाय अब 3 3 बजे का इजलास कर दिया गया, नोटिफिकेशन भी हो गया। तो कल 3 बजे अब इस हवाले से हतमी तौर पर पता चलेगा कि सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन आज की अगर देखा जाए तो इसमें जो विन विन सिचुएशन अगर कहीं बनती है ना, तो वो शायद बिलावल की ही बनती है। हाँ, उसमें बहुत सारी चीज़ों पर बिलावल ने भी हो सकता है मौलाना साहब के साथ मिलकर कंप्रोमाइज़ किया हो, क्योंकि मौलाना साहब बड़ी कोशिश करते रहे कि हम 18वीं तरमीम वाला जो जजेस की तकर्री वाला तरीक़ाकार था जो उसको बहाल करें। इफ्तिखार चौधरी साहब ने रिवर्स कराया था 19 तरमीम जी जी, ला कर। रिस्क फैक्टर असल में मंसूर अली शाह साहब वाला बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। और ये सारा कुछ किया वही जा रहा है कि इस करप्ट धांधली ज़दा सिस्टम को बचाया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में इसको जितनी ज़्यादा आप टेपे लगा लें या स्टेपलर की सुइयाँ लगा लें, मेरे ख्याल में ये सिस्टम की जो गिरती इमारत है आप इसको अब दोबारा से सीधा कर नहीं सकते। मारत नूं टेपा लाओ तो मारत नूं जाके और चेपियां भी ला सकते हैं गुड्डे। लगता यही है कि बदमस्त हाथी की आज हो गई है जीत और जितने भी आइन पसंद थे या जमहूरियत पसंद, चुप कर जाओ यार। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ एक तो कीड़ा तंग करता है एंड ते। देखें ये गैर पार्लिमानी अल्फाज है, इसको हज़फ किया जाना। सारी वीडियोस लोगों ने देखी हुई हैं। अच्छा, ओ खैर फिर ठीक है। खत्म करें यार, लगता यही है कि जीत ताकतवरों की हुई है और फिलहाल हारा पाकिस्तान का आइन है और जमहूरियत है। लेकिन जमहूरियत का राग लापने वाले अभी भी चैन की नींद सो रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतना बड़ा लॉलीपॉप दे दिया गया है कि ये जो शेरवानी सामने खूंटी पे टंगी हुई है ना, ये बिलावल साहब आपके साइज़ की है। लेकिन बिलावल साहब को ये शेरवानी भी पूरी नहीं आनी, क्योंकि इस मुल्क में अब कॉल दे दी गई है कि अगर आईनी तरमीम मंजूर हुई तो फिर लॉन्ग मार्च की कॉल है। इमरान खान का मैसेज ये पहुंचा दिया गया और उसके बाद देखते हैं सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है, क्योंकि कहा जाता है, लेकिन अब यकीनन तौर पर अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है और पाकिस्तान की सियासत को यकसर नया रुख देने वाले हैं। मुझे और सईद बलोच को इजाज़त दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।